नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और ईश्वर से कामना भी करती हूँ आप सभी सफल हों। सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थी इस बार सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही एक लाइन की, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा में सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत भाषा को चुना है, उन अभ्यर्थियों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में 30 नंबर से जो संस्कृत से प्रश्न बनते हैं, उन्हें व्याकरण के प्रश्न जो बनते हैं, उन प्रश्नों को के संकलन को लेकर उपस्थित हूँ। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 126 है। इससे पहले 125 प्रश्नों को हल करा चुके हैं। यदि आपको लगता है मेरे वीडियो को देखने के बाद कि वहाँ पर एक जो बाकी के प्रश्न वो भी हमें देखने चाहिए, तो अवश्य देखिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि गद्यांश पद्यांश से जो डायरेक्ट प्रश्न होते हैं वो आप लगभग 70% अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण में ही आप फंसते हो। कब फंसते हो? क्योंकि जब व्याकरण आपको पता नहीं होगा तो आप गद्यांश पद्यांश पैराग्राफ से नहीं निकाल पाओगे उस प्रश्न का उत्तर। इसलिए थोड़ा सा व्याकरण पे भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, व्याकरण पे भी। हालांकि जो 30 नंबर संस्कृत और हिंदी के होते हैं वो समझिए कि बहुत हलवा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान ले लिए, थोड़ा सा 10 दिन भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा लिए गद्यांश पद्यांश का, और मेन चीज़ पेपर का स्वरूप कैसा होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे जो पेपर दे चुके होंगे एक दो बार, वो तो चलिए उनको पता है कि गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है, उससे कैसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी तक पेपर नहीं दिए हैं, पहली बार पेपर में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो अवश्य बैक ईयर के पेपर एक बार देख लें। लैंग्वेज के कुछ टाइप से पूछे जाते हैं, उसमें एक गद्यांश एक पद्यांश और उस पर आधारित कुछ प्रश्न रहते हैं। यहाँ मैं व्याकरण पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि व्याकरण ऐसा चीज़ है जो गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत से आप नहीं निकाल सकते। आपको जानकारी होगी तभी आप गेस कर सकते हो। तो चलिए, हम समास पर आधारित आज प्रश्नों का संकलन है, हम लोग हल करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि समास 6 होते हैं, तो उन्हीं में से उनका जो भेद है, कोई शब्द दिया है, कौन सा समास कब है, इस तरीके से प्रश्न जो रहेंगे। और देखिए, जो समास संधि इत्यादि पूछे जाएंगे ना, उसी पैराग्राफ में ही आए हुए शब्दों को ही उठा के पूछा जाएगा। इसमें कौन सा समास, उसमें जो संधि युक्त शब्द रहेंगे उस शब्द को उठा के पूछ लिया जाएगा कि इसमें संधि कौन सी है। कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा बहुत व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। मोटा मोटा आपको संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि पता होना चाहिए। अनुज्येष्ठम इत्यत्र का समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। अनुज्येष्ठम में कौन सा समास है? अनुज्येष्ठम में कौन सा समास है? तो आप सभी को पता है कि जो भी जो है उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास में होते हैं। और समस्त पद नपुंसक लिंग में, देखिए नपुंसक लिंग में है, और आगे आपका जो है उपसर्ग युक्त है। उसके अलावा ये नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं। अव्ययी भाव समास में ये विशेषताएं हैं। ठीक है, पूर्व पर प्रधान होता है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है अव्ययी भाव समास का है? कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? कहने का भाव यहाँ पर ये है। अच्छा, प्रश्नों को भी आप समझते रहिएगा कि प्रश्न किस तरीके से मतलब प्रश्न को घुमा के भी पूछ लिया जाता है, सरल से सरल प्रश्न को घुमा भी दिया जाता है, तो कई बार वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा के कैसे भी करके पूछ ले, आपको मेन है कि उत्तर आपको निकाल ही ले रहे। देखिए, अब नहीं वाला प्रचलन बहुत ज़्यादा है। नहीं के प्रश्न हाँ ज़्यादातर परीक्षाओं में रखे जा रहे हैं, तो नहीं को भी आप हाईलाइट करिएगा। जैसे कि समास नहीं है, तो आपने समास देख लिया, पहले ही ऑप्शन अपने सही, क्योंकि वहाँ पे 3 सही होगा 1 गलत होगा, तो आप पहला ऑप्शन देख के मार दीजिए जल्दबाजी में। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास पर्याप्त समय है। आपको अपना टाइम मैनेज करना है सीडीपी हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समय आपका खपता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जो है वर्क करना है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का है स्वगतः दीनबंधु त्रिलोकम। इसमें कहने का भाव यह है प्रश्न का कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो अव्ययी भाव समास का है? और है पंचगण। पंचगण स्वर्गगता, स्वर्ग को गया, तत्पुरुष समास है। दीनबंधु ये भी नहीं है। त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रम में संख्या है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। पंचगंगम, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। पंचगंगम
और त्रयमुनि। तो आपने संख्या देख लिया, पंच संख्या है, तो आप तुरंत खट से क्या लगा देते हो। अब अव्ययी भाव, आप पंचगंगा में यहाँ पे तो खैर अव्ययी भाव पूछा गया है और यहाँ सर्ग आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो अव्ययी भाव पूछा गया। वैसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पंचगंगा में, ऑप्शन में दे दिया जाता है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, इस तरीके से 2 समास दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है जब गंगा के किसी गंगा के समूह का, नदी भी सूत्र है कि उसमें नदियों के समूह का वर्णन हो, अथवा एक है ऋषि भी ऋषियों के वर्णन हो, कुलों का वर्णन हो, जैसे त्रयमुनि द्विमुनि इस तरीके से हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। वहाँ भले ही पहला शब्द संख्यावाची है, वहाँ पे द्विगुना होकर अव्ययी भाव समास होगा इस सूत्र के हिसाब से। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पंचगंगम में जितना भी नदी भिस ए सूत्र है उसके हिसाब से यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, यहाँ पर द्विगु समास नहीं हुआ। चलिए द्विमुनिम देखिए, अगला उदाहरण दे ही दिया गया। द्विमुनिम इत्यत्र का समास है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय अथवा बहुब्रीहि। तो द्विमुनि जो है कंफ्यूज, देखिए यहाँ पे जो है कहिए कि दिया नहीं गया, द्विगु समास या दिया गया। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है। देखिए यहाँ पर आपको द्वि में 2 संख्या दिख गई, लेकिन यहाँ पर द्विगु नहीं होगा। क्यों, मुनि एक सूत्र है कि जब मुनि के वंश क्रम इत्यादि का वर्णन होता है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है, और नदियों का होता है तो वहाँ भी नदी दूसरे से अव्ययी भाव समास होता है। चलिए प्रश्न संख्या 129 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है कि उत्तर पद प्रधानक समासा का पूर्व पद प्रधान अव्ययी होता है। उत्तर पद प्रधान कौन सा समास होता है, क्या तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है अथवा बहुब्रीहि होता है। तो आप देखिए बहुब्रीहि जो होता है उसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी कोई तीसरा अर्थ देता है। द्वंद्व में दोनों बराबर होते हैं, है ना। और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। 29 का कौन सा सही होगा आपका, 129 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है तत्पुरुषः इत्यत्र पदस्य विग्रह वाक्य का तत्पुरुषः, इस पद का विग्रह करने पर क्या रूप बनेगा। तत्पुरुषा भविष्यति, तत्एव पुरुषः, सह पुरुषा तत्पुरुषः, पुरुषः तत्सेव तत्पुरुषः। इसमें विग्रह करेंगे तो क्या रूप प्रदान होगा, इसका विग्रह करने पर क्या रूप प्रदान होगा। तो इसका जब विग्रह पढ़ेंगे तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः, वह पुरुष तत्पुरुष, इस तरीके से आपका श्री ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 131। और आप जानते चलिए मोटा मोटा कि जो समास होता है, समास की संख्या 6 है, ठीक है। सीटेट के हिसाब से टीजीटी और आपका टीजीटी इन सब के लेवल में अलग समास दिया गया है, लेकिन आप सीटेट की परीक्षा दे रहे नहीं जा रहे हैं, तो सीटेट के हिसाब से समास को 6 समास बताए गए हैं। आपका अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, इस तरीके से 6 समास है। और जो तत्पुरुष समास है उसके भेद हैं, है ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इस तरीके से सप्तमी 6 भेद हैं उसके, ठीक। और उसमें कारक चिन्ह लगे होते हैं। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्विगु समास का उदाहरण है पंचगंगम द्विमुनिम त्रिलोकी दशानना। कह रहा है कि इसमें दशानना त्रिलोकी, बहुत गजब का एकदम ऑप्शन दिया गया, बहुत गजब का ऑप्शन दिया गया। पंचगंगम द्वियमनम, देखिए पंचगंगम द्वियमनम, अब सब में आपको जो है संख्या दिख रही है। पंच में 5 दिख रही है, द्वि में 2 संख्या, त्रि में 3, 10 में 10 संख्या, सब में संख्या दिख रही है। अब आप द्विगु समास, जो लोग ये रट्टा मारे हैं कि द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है, वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो। और इसी तरीके से प्रश्न एकदम रट्टा वाला प्रश्न नहीं देता है पेपर। पंचगंगम, देखिए हमने क्या बताया था कि नदी भी सूत्र से आपका अव्ययी भाव समास होगा। एक सूत्र है नदी भीष्म, अगर नदियों का वर्णन हो, 2-3 नदियों का बताया गया हो, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास ना होकर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 गंगम 2 गंगा का, और यहाँ पे 3 यमुनम और 2 यमुना का वर्णन है, तो ये दोनों अव्ययी भाव समास है, ये नहीं होगा। त्रिलोकी 3 लोक और दशानना 10 आनना, अगर दशाननम होता ना यहीं पर,
दशाननम होता तो आपका द्विगु समास हो जाता, लेकिन दशानना यानी 10 हैं आनन जिनके वह यानी रावण तीसरे को औरंगित कर रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आपका जो त्रैलोकी है ये संख्यावाची है और आपका द्विगु समास का ये उदाहरण है। तो 131 का ऑप्शन नंबर आपका 131 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 132। स्लाइड कहाँ भाग गई भाई, एक सेकंड स्लाइड तोड़ना पड़ेगा जरा सा। एक 132 नए तत्पुरुष, एक तत्पुरुष होता है नए तत्पुरुष, उदाहरणम अस्ति, नए तत्पुरुष का उदाहरण है अतिमाला, 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 अतिनिद्रम, निरंगुलम, अनस्वरा। नए तत्पुरुष एक होता है, इसका उदाहरण है अतिमाला है, अतिनिद्रम है, निरंगुलम है अथवा अनस्वरा है। कौन सा उदाहरण है नए तत्पुरुष का? तो आपने देखा होगा कि नए तत्पुरुष ना छरते इस अक्षर इस तरीके से होता है, तो जिसमें ना हम नहीं काटते, देखिए नाश्वरा, नाश्वरा है नश्वरा है, अनश्वरा है ना, अनस्वर ना स्वरत अनस्वरा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 132 हो गया था, 133, 133 को देखते हैं। उपपद, यहाँ पे क्या कह रहा है? उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुषस्य उदाहरणम् अस्ति तन्तुवायाः प्राचार्य षड्मातुरः अथवा लास्ट ऑप्शन देख लीजिए असुरा, असुराः षड्मातुरः प्राचार्य तन्तुवायाः। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है? तत्पुरुष के भेद है, उपपद तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण सही है? तो आपका तंतुवाया उपपद तत्पुरुष का सही उदाहरण है। क्या है? तंतुवाया। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया था। प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। अन्य पद प्रधान समासा का, अन्य पद प्रधान समास क्या होता है? यह भी हमने पहले ही बता दिया था। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी होता है, केवल समास सुपसुपा समास या केवल समास एक होता है, जैसे भूत पूर्व इस तरीके से शब्द है तो वहाँ पे सुपसुपा समास या केवल समास होता है। ठीक है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है, ये नहीं होगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी नहीं होगा। बहुब्रीहि में क्या होता है? कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 135, प्रश्न संख्या 135 पर आते हैं। कह रहा है रूपवद भार्या इत्यत्र विग्रह वाक्य कहाँ? इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? रूपवद भार्या, रूपवती भार्या, रूपवती भार्या, रूपवती भार्या यस्य सा रूपवत भार्यायाः पतिः रूपवती च भार्या च। क्या होगा? देखिए रूपवती च भार्या च द्वंद्व समास तो है नहीं, तो ये आपको जो है एकदम बिल्कुल गलत काट दीजिए, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों अपोजिट होते हैं। रूपवती और भार्या ये कहीं से भी देखिए दोनों के विपरीत नहीं है, तो ये एकदम से काट दीजिए। और रूपवत भार्याः पतिः, रूपवत भार्याः पतिः, ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। रूपवती भार्या यस्य सा, कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रूपवती भार्या यस्य सा, रूपवती भार्या यस्य सा। ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। रूपवत भार्यायाः पति, तो ये भी नहीं है कि रूपवती भार्या का पति, उनके बारे में भी नहीं कहा। रूपवत भार्या कहा गया है ना, रूपवती भार्या ये भी गलत है। रूपवती भार्या यस्य सा रूपवत भार्या, सा रूपवत भार्या, रूपवती जिसकी पत्नी जो है रूपवती है, ऐसा व्यक्ति यानी किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है। और यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है, और इसका अगर विच्छेद पूछा जाए तो रूपवती भार्या यस्य सा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 136 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है कि पंचमी, पंचमी, पंचमी पुरुष कहा, पंचमी तत्पुरुष कहा, मतलब ये उदाहरण दिए गए हैं। इसमें कौन सा सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? इसमें से कौन सा समास का उदाहरण ऐसा है जो पंचमी तत्पुरुष का है? रोग मुक्ता,
रोग से मुक्त, कर्तन्य कर्म को करण से, अपादान से भी हो सकता है, रोग से मुक्त हो अलग हो रहा है तो यहाँ पर अपादान है। चलिए देखते हैं, भूत बलि भूताय बलि, यहाँ पे चतुर्थी लगी है, अक्ष सोणा, पंचपात्रम पंचाणाम पात्रम, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा 136 का? अभी देखिए मेरे मुंह से निकल भी गया था, कुछ लोग गेस कर लेंगे तुरंत, जो लोग स्मार्ट माइंड वाले होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे। जिन लोग, हाँ, रोग से मुक्त, और से मुक्त देखिए से दो जगह होता है, अलगाव में होता है, पंचमी में भी से होता है, और कर्तन्य कर्म को करण से तृतीया में भी होता है, तो तृतीया तत्पुरुष हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ रोग से पंचमी तत्पुरुष? इसलिए हुआ कि रोग से मुक्त, क्योंकि रोग से वो अलग हो रहा है, रोग उस व्यक्ति से अलग हो रहा है, इसलिए अलगाव के अर्थ में पंचमी लगती है, और इसी कारण यहाँ पर रोग मुक्त में पंचमी तत्पुरुष हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं, प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है, श्रेष्ठ पुरुषाः इत्यस्य पदस्य विग्रह कः? विग्रह वाक्य का श्रेष्ठ पुरुषाः, श्रेष्ठ पुरुष, इसका विग्रह वाक्य क्या है? श्रेष्ठस्य पुरुषस्य, श्रेष्ठा पुरुषा, श्रेष्ठे पुरुषे, और फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में है श्रेष्ठस्य पुरुषस्य, श्रेष्ठस्य और पुरुषस्य। तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व का को लगाया गया है, तो द्वंद्व समास तो है नहीं, श्रेष्ठ पुरुषा में, यह काट दीजिए, श्रेष्ठे पुरुषे, श्रेष्ठा पुरुषा, श्रेष्ठस्य पुरुषा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 137, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ विशेषता बताई दे रही है कि पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ है। अब इतना हिंट दे दिए हैं, अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। श्रेष्ठ से पुरुष, श्रेष्ठ का पुरुष, यहाँ विभक्ति लग गई, तत्पुरुष में चला गया, तत्पुरुष का उदाहरण तो ये है नहीं, ये कर्मधारय का। श्रेष्ठे पुरुष से ये भी नहीं है, बल्कि श्रेष्ठा पुरुषा, जो श्रेष्ठ पुरुष है ना। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास में दोनों सेम सेम विभक्ति लगती है ना। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 138। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है कि पीत वस्त्रम इत्यत्र कः समासः? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास अथवा बहुव्रीहि समास। पीत वस्त्रम यानी पीला वस्त्र, अगर यहाँ पे पीताम्बरा होता तो आपको कंफ्यूजन होता बहुव्रीहि और कर्मधारय में। यहाँ एकदम साफ साफ है पीत वस्त्र यानी पीला कपड़ा, तो तत्पुरुष तो है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं, अव्ययी भाव भी नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ उपसर्ग है, ना नपुंसक लिंग में तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग युक्त नहीं है, और अव्ययी भाव समास उपसर्ग युक्त होता है और उसका प्रधान होता है। पीत वस्त्र, पीला वस्त्र, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 139। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि समान अधिकार, समानाधिकरण, करण तत्पुरुष कर्मधारय व कहा यथाशक्ति अक्ष ध्रुता ध्रुपा यूपधारु चंद्र मुख चंद्र। समान अधिकरण तत्पुरुष, समान, देखिए तत्पुरुष के दो भेद हैं, समान अधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण जो होता है उसके 6 भेद होते हैं, ऐसे द्वितीय तृतीय चतुर्थी करके लेकर के। समानाधिकरण, समानाधिकरण में कारक आते हैं जो समान विभक्ति के होते हैं। अधिक छूता, यथाशक्ति, देखिए यथाशक्ति, शक्ति, अनकम, ये तो है नहीं क्योंकि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यूपधारु, युपाय दारू, ये तत्पुरुष का तो है लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष का है तो नहीं है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष का तो ये नहीं है। समानाधिकरण तत्पुरुष तो मुखचंद्र, जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है ना, वो उसमें विशेषण विशेष वाला होता है, यानी कर्मधारय होता है। समानाधिकरण में कर्मधारय निकलता है, और जो व्यधिकरण तत्पुरुष का भेद होता है उसके 6 भेद बताए गए हैं, जैसे कारक से ने, इस तरीके से 6 भेद उसके दिए गए हैं। ठीक है, तो समानाधिकरण में जो है कर्म का भेद है कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष का ही एक भेद होता है क्या, कर्मधारय। तो यूप दारू, यहाँ यूपाय दारू, यहाँ पर आपका व्यधिकरण हो रहा है यानी चतुर्थी लगी हुई है, तो ये आपका जो है व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। अक्ष धूर्ता, अक्ष से धूर्त, यहाँ भी से कारक चिन्ह आ रहा है, ये भी आपका व्यधिकरण तत्पुरुष है। और यथाशक्ति में हमने बताया था अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर विशेषण विशेषता बताई जा रही है, और कर्मधारय में विशेषण विशेष वाला समास है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं,
प्रश्न संख्या 138 हो गया, 139, 140 पर आते हैं। 140 कह रहा है कि त्रिभुवनम इत्यस्य विग्रह वाक्य क्या है। त्रिभुवन का विग्रह वाक्य क्या है। त्रयाणाम भुवनाम समाहारा अथवा त्रीणि भुवानि यस्य सः विषु भुवनेषु समाहारः त्रिविषु भुवनेषु समाहारः त्रयं भुवनं भवेत्। तो त्रिभुवनम देखिए त्रियम भुवनम भवेत् एव, ये भी गलत दिख रहा है। और विषु भुवनेषु समाहारा ये भी गलत है। त्रीणि भुवनानि यस्य सः देखिए ये, क्योंकि त्रिभुवन नपुंसक लिंग में है, तो ये जो है आपका वो क्या कहते हैं द्विगु समास का उदाहरण है। तो ये भी आपका यस्य सा वाला भी गलत है, क्योंकि ये बहुब्रीहि में आता है, तीसरा अर्थ इंगित करता है। तो त्रियाणाम भुवना नाम समाहार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 3 भुवनों का समाहार यानी समूह। 140 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141 सेकंड लास्ट है। द्वयमातुरः इत्यस्य कः समासः। द्वयमातुरः अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास अथवा द्वंद्व समास। द्वयम आतुरः इत्यस्य कः समासः। 141 द्विगु समास है। देखिए पहला शब्द संख्यावाची है, ठीक है। तो अब ये भाव तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं दिख रहा है और ना ही नपुंसकलिंग में है। तत्पुरुष नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है। और द्वंद्व इसलिए नहीं है कि बीच में योजक चिन्ह हो, जैसा कुछ भी दो चीज़ों के बारे में वर्णन नहीं है या दो से अधिक चीज़ों में। तो आपका वैसे भी ऑप्शन नंबर ए बचता है, बी बचता है द्विगु समास। और इस कारण भी होता है क्योंकि दो यहाँ पे पहले संख्या दिया गया है मातुरा, तो यहाँ पर संख्या दी गई है। संख्या होने के कारण यहाँ पर संख्या वाला समास आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। इतिरितः 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 इसका आपको विच्छेद करने पर क्या रूप बनेगा। इतिधन ईरितः, इतिधन ईरितः, इतिधन ईरितः, इतिर्धनितः, इतिधन ईरितः, क्या रूप बनेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इतिधन ईरितः, और छोटी ई और ई मिल करके आपका बड़ी ई हो गई है, तो इति हो गई है। और रिता इस तरीके से आपका हो गया, क्योंकि इन दोनों ही के स्थान पर बड़ी ई आदेश हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। नमो मित्रों, ध्यान देते हैं इस वीडियो को यहीं पर। यदि चैनल से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि परोपकार पुण्य पापा पर पीड़नम से हो सकता है आपका